ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड याओ से होती है, जिसे अभी उसका फियांसी प्रपोज कर रहा होता है और यहाँ पर सारे लोग उसे शादी करने के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड शेन भी यहाँ इस पार्टी में आया होता है और वो ऊपर से याओ को देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि तुमने मुझे इसी पर्सन के बारे में बताए थे। फिर याओ जो को हाँ बोल देती है तो वो उसे रिंग पहनाने जा रहा होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर याओ की कज़न सिस्टर वेवे आ जाती है, जो कि यहाँ डरने का नाटक करते हुए जो को हक करते हुए बताने लगती है कि उसे याओ ने बुली करी है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि याओ को कैसे वेवे ने इस बारे में धमकी दी होती है कि वो उसकी प्रपोजल पार्टी को सक्सेस नहीं होने देगी। फिर यहाँ पर याओ जो से कहती है कि क्या तुम सच में इतने इम्पोर्टेंट दिन में ऐसी हरकत करोगे। तभी वेवे जो से कहती है कि जाने दो, तुम इससे ब्लेम मत करो, मैं चाहती हूँ। तो वो उसे रोकता है और याओ से कहने लग जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम्हारी सिस्टर को ऐसा लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ जो कि इस दुनिया में नहीं है और वो अभी बीमार है, तो क्या तुम उसे ऐसी हालत में छोड़ना चाहती हो। तो यह कहती है कि अगर ये इतनी बीमार है तो जाए डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाए और ना कि इस तरीके से दूसरे के बॉयफ्रेंड को हक करे। वो जो से कहती है कि क्या तुम अभी भी इसकी मेडिसिन बनने का प्रिटेंड करना चाहते हो। तभी वे एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ही नहीं, और वो यहाँ से भागने लगती है। तो याओ से कहती है कि अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी बढ़ाया ना तो हमारे बीच की चीज़ें यहीं पे ख़त्म है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूँगी। पर तभी यहाँ वेवे को नीचे गिरता हुआ देखकर जल्दी से तो उसके पास चला जाता है और उसकी केयर कर रहा होता है और याओ बस देखती रह जाती है कि ये 13वीं बार है जो वो वेवे के लिए उसे ऐसे छोड़कर चले गया उसके इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पर। तभी उसकी मॉम आकर उसे थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि अपने सिस्टर के लिए क्या वो थोड़ा सा झेल भी नहीं सकती थी। वो कहती है कि उसकी मॉम भी नहीं है और वेवे के बॉयफ्रेंड की मौत जो को बचाने से हुई थी, तो क्या तुम उसके लिए इतनी भी केयर नहीं कर सकती हो। तो याओ अपने मॉम डैड का चिल्लाना देखकर हमें बता रही होती है कि ये पहली बार नहीं है जो वो लोग वेवे के लिए उसे डांट रहे हैं। तो याओ अपने मॉम डैड से कह देती है कि अब बस बहुत हो गया, 10 सालों से मैं आप लोगों की डांट और ये इल्ज़ाम सहते हुए आ रही हूँ और बदले में मैंने अपना स्टेटस, फैमिली, प्यार सब इसे दे दी हूँ। मैंने तो अपना कर्जा रीपे कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ये तो रीपे करने के नाम पर मुझे इसके साथ मिलकर चीट कर रहा है, जो कि अब मैं और नहीं सहूँगी। पर उसके मॉम डैड यहाँ पर उसकी कोई बात खास सुनते भी नहीं है और चले जाते हैं यहाँ से वेवे को लेकर। तो वेवे बस उसे दिखा रही होती है कि सारे ही उसके साइड है और वो लोग चले जाते हैं। याओ भी सोच लेती है कि अब उसे बिल्कुल भी उनकी कोई नहीं पड़ी है और अब वो अपने लिए जिएगी। फिर याओ बस अकेली खड़ी रह जाती है और हम देखते हैं कि शेन अभी भी ऊपर से उसे देख ही रहा होता है। फिर याओ जब यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं जिन्हें असल में वेवे नहीं भेजी होती है। लूशियन और उसका असिस्टेंट ये सब देख रहे होते हैं और असिस्टेंट पूछता है कि मिस्टर लुइस के पीछे तो गुंडे लग गए, तो क्या हमें बीच में घुस के हेल्प करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि याओ यहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगती है, तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागते हुए पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम क्यों इतनी ब्यूटीफुल लड़की हो, क्यों ना खुद ही ये हार मान जाओ और अपने आप को हमें दे दो। तभी फिर इतने में शेन भी अपने असिस्टेंट के साथ भागते हुए पहुँचता है, पर तब तक याओ ने इन दोनों को मार के नीचे गिरा दी होती है। पर उनमें से एक उठ जाता है वापस से याओ को मारने के लिए, तो जल्दी से शेन फिर उसे मार के याओ को बचाता है। तभी यहाँ लूशियन को देखकर याओ भी उसे पहचान लेती है कि वो असल में लू फैमिली का वो अबंडन सन है, जिसकी फैमिली को भी उसकी कोई नहीं पड़ी है और वो फैमिली का हेड बनने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा बन गया और उससे ज़्यादा पावरफुल और रूथलेस मैन अभी यहाँ इस शहर में कोई नहीं है। शेन इस गुंडे को मारते हुए याओ से कहने लगता है कि इस तरीके से पूरा तुम्हें मारना चाहिए, नहीं तो वो बंदा तुम्हें वापस से मार सकता था। फिर उसे मार के भगाने के बाद वो पूछता है कि बताओ तुम अब मुझे रीपे कैसे करोगी। तो याओ शेन के एकदम क्लोज आके खड़ी हो जाती है और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ की सलाह दे दूँ कि बीच रास्ते में सिर्फ तमाशे देखते हुए खड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुछ हेल्प भी करना चाहिए, समझ के। और वो उसके सर पे मार के यहाँ से भागने लगती है। तो शेन चिल्लाता है कि तुम आखिर अपने लाइफ सेवर को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि याओ कैसे उन दोनों गुंडों को मार रही थी। वो इसे कहती है कि वैसे भी मैं तो बहुत ही ख़राब हूँ ना, और वो उसे चिढ़ाकर जाने लगती है। तो शेन भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर नेक्स्ट डे उसका असिस्टेंट उसे याओ की बहुत सारी फ़ोटोज़ और उसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दे देता है और यहाँ पर शेन को याओ के बारे में सारी चीज़ें पता लग जाती है कि उसके फैमिली में उसकी कैसी सिचुएशन चल रही है और वो लोग उसे अनग्रेटफुल बोलते हैं और कैसा उसकी एक कज़िन उसकी लाइफ में घुसी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा अलर्ट में रहना पड़ता है, अंडर प्रेशर रहना पड़ता है और वो इस तरीके की बन गई है कि अब उसने अपने आप को पावरफुल बना ली है, जो कि वो ऐसे टाइप की है कि कभी भी फट जाती है।
तो इस बारे में शन अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता है कि तुम ही बोलो कि अगर मैं इतनी कांटे वाली लड़की को अपनी लू फैमिली में लेकर आ जाऊँ तो क्या ये लू फैमिली को भी तहस महस करके रख देगी। वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा होता है इसके लिए, और यहाँ असिस्टेंट सोचता है कि मेरे बॉस तो एक डेविल है और अब ये उस लड़की को टारगेट कर रहे हैं, तो वो तो बेचारी कितनी अनलकी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में याओ जैसी अपने घर पहुँचती है तो उसकी मॉम जल्दी से उसे खाने के लिए बैठाती है और बताने लगती है कि उन्होंने ये उसकी फेवरेट डिश बनाई हुई है। तो याओ कहती है कि ये मेरी फेवरेट नहीं बल्कि वेवे की फेवरेट है, और वैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ घर की बात करने के लिए बुलाया था ना, तो हम लोग डायरेक्ट उस बारे में बात करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि पहले तुम खाना ही खा लो, तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम कोई डेप्ट लेने आई हो, ऐसे बात कर रही हो। तो याओ की मम फिर कहने लगती है कि क्यों ना तुम वापस से घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती, और फिर क्यों ना तुम और जो जल्द से जल्द शादी कर लो। तो जो कहने लगता है कि आखिर हाँ हमारा इतने साल का रिलेशनशिप है तो अब हमें शादी कर लेना चाहिए। तो याओ उसे समझाती है कि मैंने कल ही तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो वेवे को देखते हुए कह देती है कि जिस कचरे को वेवे ने भी ख़राब कर दिया उसे मुझे उठाने का शौक़ नहीं है। अभी इतने में फिर याओ की मॉम उसे कैरेट दे रही होती खाने को, तो याओ उसे निकालने लगती है और कहती है कि आपको इतना भी नहीं पता है कि मैं इसे खाती भी नहीं हूँ। वेवे नाटक करते हुए कहती है कि सॉरी मैं उस दिन बीमार हो गई थी जिसकी वजह से तुम्हारा प्रपोजल ख़राब हो गया, लेकिन जोए ने तो कुछ भी नहीं किया है ना, तो तुम उसे माफ़ कर दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो याओ हंसकर कहती है कि तुम हमेशा उसी टाइम पर बीमार होती हो ना जब कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट चल रहा होता है। तो वेवे फिर से सॉरी कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी हूँ। तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि वेवे ने बोली ना कि उसने जानबूझ के नहीं करी है और उसने तुमसे सॉरी भी बोल चुकी है, और वैसे भी मैरिज प्रपोजल सेरेमनी बस एक फॉर्मेलिटी तो होती है। बताओ तुम्हारी क्या कंडीशंस है, मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। तो फिर याओ कहती है कि ठीक है मुझे ग्रैंड माँ का घर चाहिए। ये सुनते के साथ ही उसकी मॉम तुरंत ही मना कर देती है, और फिर डैड भी कहने लगते हैं कि इस बारे में हम इंगेजमेंट के बाद बात करेंगे। तो याओ एंगेजमेंट के लिए साफ मना कर देती है। तो उसके डैड भी कह देते हैं कि बिना एंगेजमेंट के वो अपने ग्रैंड माँ के घर को लेने का सोचे बिना। तो याओ कहती है कि आखिर क्यों, वैसे भी मेरी ग्रैंड माँ ने वो घर मेरे लिए छोड़ कर गई थी। तो याओ के डैड इसमें जवाब देते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें पता है अगर तुम एंगेजमेंट के लिए मना करोगी तो हमारी फैमिली के ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो याओ कहती है कि मुझे आखिर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी आपने तो मेरे सारे शेयर्स ऑलरेडी इस वेवे के नाम कर चुके हैं ना। तो फिर उसके डैड कह देते हैं कि अगर वो इस शादी के लिए नहीं मानेगी तो फिर वो उसकी जगह वेवे की शादी जो से करवा देंगे। याओ कहती है कि अच्छी बात है करवा दो, मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों स्कमबैग और चुड़ैल की जोड़ी बन जाए ताकि ये दोनों दोबारा मेरी लाइफ में पीछे पड़ना छोड़ दे। तभी फिर याओ के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि शादी अगर वेवे की होगी तो वो घर भी उसे ही मिलेगा तुम्हें नहीं। ये सुनते के साथ ही याओ को याद आ रहा होता है कि कैसे वेवे वहीं पर ही खड़ी थी जब उसकी ग्रैंड माँ मर रही थी और इतनी बीमार थी। वेवे फिर यहाँ गुस्से में उस खाने के टेबल के कपड़े को ही खींच लेती और सारा खाना नीचे गिर जाता है। वेवे कहती है कि माना तुम मुझसे हेट करती हो लेकिन वो मेरी भी ग्रैंड माँ थी तो उस घर पर मेरा भी हक हुआ। याओ के डैड उसे कह देते हैं कि उसे घर चाहिए तो चुपचाप वो नेक्स्ट मंथ जो के साथ एंगेजमेंट करेगी। तो याओ अपने डैड को चिल्लाती है कि उन्हें ग्रैंड माँ की कही हुई बात बिल्कुल भी याद नहीं है और वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, तो क्या उन्हें डर नहीं है कि वो उनका प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। वो यहाँ से जाने लगती है तो जो से रोकने लगता है, तो वो उसे चिल्लाती है। या फिर उसके डैड कह देते हैं कि अगर वो गई तो उसे घर तो फिर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। याओ कह देती है कि अब तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए और वो चली जाती है। बाहर आने के बाद याओ जैसी अपनी कार में बैठने जा रही होती है तभी इसके पास वेवे आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी एक एक करके। तो फिर याओ कहती है कि तुम्हें अगर मेरे फेंके हुए कचरे उठाने का इतना ही शौक है तो उठाती रहो। याओ गुस्से में उसे साइड होने बोलती है और वो जब अपनी कार का डोर खोलने लगती है तो वेवे उससे बताती है कि 3 दिन में वो घर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाने वाला है क्योंकि मैंने बस उनके सामने बीमार होने का झूठा नाटक करी तो तुम्हारे मॉम डैड तो मुझे घर देने को मान गए। देख लो वो मुझे कितना ज़्यादा फेवर करते हैं। बस एक बार घर मुझे मिल जाएगा ना फिर मैं उसे तोड़कर रीबिल्ड करवाऊंगी और तुम्हारी और ग्रैंड माँ की सारी यादों को इरेज कर दूंगी। तो याओ से कहती है कि इसका मतलब है कि उन लोगों ने कभी मुझे घर देने का सोचा ही नहीं था ना। तो वेवे उसे बताती है कि हाँ अगर तुम जो से शादी भी कर लोगी ना तो भी तुम्हें वो घर नहीं मिलेगा। तो याओ इसका रीज़न उसे पूछती है तो वेवे बताती है कि आखिर हम दोनों ही ग्रैंड माँ की ग्रैंड डॉटर्स थी लेकिन वो हमेशा से सिर्फ तुम्हें क्यों फेवर करती थी, तो इसलिए अब इसमें तुम्हारी गलती है। तुम देख लो अपनी ग्रैंड माँ को भी नहीं बचा पाई और अब इस घर को भी मैं तुमसे छीन लूंगी।
तो याओ फिर उसका गला दबाने लगती है और वो याद करती है कि कैसे वेवे ने उसकी ग्रैंडमा की मेडिसिन के ऊपर पैर रख दी थी और लास्ट टाइम उन्हें मेडिसिन लेने ही नहीं दी थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं है। वो उसे बताती है कि लास्ट जो तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजी थी वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या तुम्हें जानना नहीं है कैसे? याद है तुमने कैसे मेरे पैर में चोट पहुंचा दी थी ताकि मैं दोबारा कभी डांस न कर पाऊँ? तो उसके बाद फिर मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस टेक्निक सीखी और मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी काम आएगी। क्या कहती है कि वैसे एक हफ्ते बाद ही तुम्हारा डांस कॉम्पिटिशन है ना, जो कि तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो वे भी कहती है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो याओ फिर उसे पैर पे मार के पुश कर देती है और फिर यहाँ से अपनी कार से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ अपने ग्रैंडमा के घर पे आ जाती है और यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा और अपनी फ़ोटो देखते हुए पुरानी यादों को याद कर रही होती है। जब वो छोटी थी तो उसकी ग्रैंडमा ही उसका ख्याल रखती थी और वही तो थी जो कि उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। वो उनके बारे में सोचते हुए उनके लिए वीडियो बनाने लगती है और अपनी ग्रैंडमा से बात कर रही होती है कि ग्रैंडमा, आप तो नहीं हो इस दुनिया में, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहोगी और आप चाहती थी ना मैं हमेशा खुश रहूँ और अपने दम पर जीऊँ, तो अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोचने वाली। और रही बात इस घर की, अगर ये लोग इस घर को तोड़ना चाहते और ख़राब करना ही चाहते तो इससे पहले ही मैं इस घर को खुद ही तोड़ दूँगी ताकि उन्हें ये मौका ही ना मिले। और आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और वो अपनी ग्रैंडमा को रोते हुए स्माइल करके दिखा रही होती है और फिर याओ इस घर को आग लगा देती है और पूरा आग जलाने के बाद यहाँ पर वो फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुला लेती है कि यहाँ एक जगह पर आग लगी हुई है। फिर इतने में वो दो गुंडों को भागते हुए देखती है जो कि किसी को बुली करके जा रहे होते हैं। तो याओ फिर देखनी चाहती है और शेन को देख कर कहती है कि अरे, तो यही बेचारी चीज़ है जिसे यहाँ बुली किया गया। तो वो कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, लगता है हमारी किस्मत जुड़ी है जो हम लोग फिर मिल गए। तो याओ कह देती है कि मैं कोई किस्मत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी यहाँ पर फिर शैन उसे अपना हाथ देता है ताकि वो उसे पकड़े, पर याओ पकड़ ही नहीं रही होती है। तो वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ, तो कोई क्या अपने लाइफ सेवर को इस तरीके से ट्रीट करता है? तो याओ फिर उसे कहने लगती है कि मैंने मूवीज़ और टीवी ड्रामा से यही सीखी हूँ कि किसी भी ऐसी स्ट्रेंजर मैन को सड़क से नहीं उठाना चाहिए। और वैसे मेरे लाइफ सेवर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिखने में बिल्कुल खूनी लग रहे हो? तो शैन फिर देख रहा होता है कि या कितनी ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन में कि उसने अपने साथ ही इतना बुरा कर लिए, अपनी खुद का एक ग्रैंडमा का घर चला के। उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। या पूछती है कि आखिर मुझसे क्यों? तो फिर शैन बताने लगता है कि उसके डैड उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो बस एक पपेट चाहते हैं जो कि उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं बनने वाला। वो कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी लू फैमिली को सबक सिखाने में? याओ कहती है कि ये सब काम मेरे लिए तो आसान है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तो शैन उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सो कॉल ग्रेटिट्यूड के नाम पर मैनिपुलेट कर रहे हैं और उस कमबैक से शादी करने के लिए तुम्हें टूल बनाए हुए। तो क्या तुम ये सब सह के लेने वाली हो और क्या ज़िंदगी भर तक उन्हें ऐसे झेलने वाली हो? तो याओ फिर उससे मार के कहती है कि तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया। शेन कहता है कि आखिर अपने दुश्मन को जानना बैटल को जीतने के लिए आसान होता है। वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की धार बने और एक दूसरे की मदद करें। मैं तुम्हारी मदद करूँगा उन लोगों से डील करने में और तुम मेरी ट्रबल से बचने में मदद करना। तो याओ भी फिर इस बारे में सोचने लगती है कि वो सब चीज़ों से अकेले लड़ते आई है और उससे अगर एक पार्टनर मिल जाएगा तो अच्छा ही है। फिर वो नीचे से रोज़ उठाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा आइडिया बुरा भी नहीं है, तो मैं सोचूंगी। तो फिर शैनो से कहने लगता है कि मुझे लगता है हम दोनों बिल्कुल सिमिलर है, हम दोनों को ही हमारी फैमिलीज़ ने इस तरीके से छोड़ दिए, लेकिन हम फिर भी किस्मत से हार मानने वाले नहीं है। फिर या उसकी बात सुनकर सोचने लग जाती है और फिर उसे वो फ्लावर दे देती है। फिर इसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें सच में हॉस्पिटल नहीं जाना है? तो शेन कहता है कि फ़िक्र मत करो, अभी मेरा असिस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर तुम यहीं पर ही रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने। फिर वो जब अपना ड्रेस चेंज करके वापस आती है तो शेन को ऐसे बेहोश देखकर सोचती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया होगा। वो तुरंत ही उसके ऊपर पैर रखकर उसकी हार्ट बीट चेक करती है और सोचती है कि इसका हार्ट इतना ज़ोर से क्यों बीट कर रहा है। फिर इतने में शेन जाग जाता है और वो याओ का पैर पकड़ लेता है। तो वो उसे छोड़ने बोल रही होती है पर वो नहीं सुन रहा होता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि परवेट मेरा पैर छोड़ो। तभी इतने में असिस्टेंट इन लोग के घर पे आ जाता है और वो ये देखकर अपनी आंखें बंद करने लगता है कि ये चल क्या रहा है। वो सोचता है कि ये डेविल आखिर जो हर लड़कियों से इतना दूर रहता था वो एक लिटिल गर्ल से
हार गया और उसने इसे अपने पैरों के नीचे दबाई है और ऐसा लगता है कि ये डेविल तो एंजॉय कर रहा है और छोड़ भी नहीं रहा है। तभी फिर याओ का पैर जैसे ही वो छोड़ता है तो वो उसका शर्ट पकड़ के चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारा कोई बंदा आने वाला है। तो इस तरीके से आने वाला था, इसने डोर नॉक भी नहीं किया और डायरेक्ट मेरे घर में घुसा है। फिर याओ गुस्सा होना छोड़ती है और वो अपना बैठ जाती है और शैन अपने असिस्टेंट को अंदर आने बोल देता है और फिर असिस्टेंट शैन की चोट पर मेडिसिन लगा देता है। शैन फिर पूछता है कि क्या वो स्पाई पकड़ा गया। तो असिस्टेंट याओ को देखकर कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो शन कहता है कि तुम बोल सकते हो। तो फिर वो बताता है कि उस स्पाई के पीछे मास्टर लू का हाथ है। तो शन कहता है कि फिर तो मुझे अब उनके बेटे यानी मेरे फोर्थ अंकल को अच्छा सा बड़ा गिफ्ट देना होगा। ये सब सुनकर याओ सोच रही होती है कि यानी जैसा मैंने इस शन के बारे में रूमर सुनी थी कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और रूथलेस है, ये वैसे ही निकला जो कि अपने फैमिली के रिश्तों को भी छोड़ता नहीं है। फिर तभी शैन याओ को देखने लगता है। तो असिस्टेंट फिर शैन को समझा रहा होता है कि बॉस आपको इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है तो आपको ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, आप ऐसे चोट की हालत में कुछ भी कर नहीं सकते, ठीक है। तो शैन उसे गुस्से में डांटता है कि बस अब तुम चुप भी करो और वो उसे जाने बोलता है। तो असिस्टेंट डर के मारी जल्दी से जाने लगता है और फिर उसे बताते हुए जाता है कि वैसे उसके डैड और भी उसकी ब्लाइंड डेट्स पर उसे जाने के लिए फोर्स करने वाले हैं। फिर शैन याओ से पूछता है कि मैं आज रात कहाँ सोने वाला हूँ। तो वो कहती है कि यहीं सोफ़ा पर। फिर वो पूछता है कि वैसे मैंने जो तुम्हें सजेशन दिया था उस बारे में तुमने क्या सोची। तो याओ कहती है कि जैसा कि तुम मेरी सिचुएशन जानती हो, मुझे सच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं तुम्हें हाँ बोल रही हूँ। शैन कहता है कि लेकिन फिर भी एक और बार सोच लो क्योंकि मेरी वाइफ की पोजीशन थोड़ी सी खतरनाक भी हो सकती है। ये सुनकर तो याओ और खुश हो जाती है कि खतरनाक हो सकती है, फिर तो मुझे और मज़ा आएगा। शैन कहता है कि वैसे तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो मैं अपनी बॉडी पे तुम्हें सर्व करने के लिए दे सकता हूँ। तो वो मना करती है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है मिस्टर लू, तो मुझे गलत मत समझो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ। फिर इतने में दरवाजे के बाहर से याओ की मॉम आवाज़ दे रही होती है कि दरवाज़ा खोलो। तो याओ फिर शन से कहती है कि मेरी फैमिली है तो तुम अभी बेडरूम में जाओ। तो वो कहता है कि क्या मुझे दिखाना इतना ज़्यादा शेमफुल है। तो याओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मेरा फैमिली मैटर है ना। तो शैन फिर अंदर चला जाता है और याओ फिर दरवाज़ा खोलती है और फिर यहाँ उसके घर पे उसकी मॉम और जो आए होते हैं और जो कहने लगता है कि तुम मुझे एक और चांस दो, मैं इस बारे में बात करने आया हूँ। तो याओ कह देती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी 12 बार चांसेस दे चुकी हूँ जो कि तुमने सब में फेल हो गए। तुमने 2 बार मेरी जान बचाए थे तो उससे ऑलरेडी मैंने तुम्हारा ग्रैटिट्यूड रिपे कर चुकी हूँ। तो अब तुमने जो भी हरकत करी हो ना उससे हमारे बीच की फ्रेंडशिप जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। फिर याओ की मामू से पूछने लगती है कि तुमने आखिर अपनी ग्रैंडमा का दिया हुआ घर क्यों जला दी, वो तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था ना। तो याओ कहती है कि क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था इसलिए जलाई हूँ। आप अच्छे से जानती है कि ग्रैंडमा ने वो घर मेरे लिए छोड़ कर गई थी, पर फिर भी आप लोग ग्रैंडमा की विश को तोड़ते हुए उस घर को वेवे को देने जा रहे थे। आप लोगों ने मेरी फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं किया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, खूनी से पहले मैं ही अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ को ख़त्म कर दूँ। तो फिर उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी और तुम्हें हो क्या गया, तुम बिल्कुल एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गई हो। याओ कहती है कि अच्छी बात है, फिर आप मुझे अब से एक न्यू पर्सन समझ के जानने की कोशिश कर सकती है। अब मैं वो पर्सन नहीं रही हूँ जिससे आप मॉरली ब्लैकमेल कर सकती हैं और अच्छा रहेगा कि अब आप लोग मेरे से पंगा ना ले, नहीं तो मैं उससे भी ज़्यादा बुरी बन सकती हूँ जितना आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं करे होंगे। फिर इतने में अंदर से कुछ आवाज़ आती है तो ये लोग भी सुन लेते हैं और जो कहने लगता है कि क्या तुमने अंदर किसी और मैन को छुपा के रखी हो। वो अंदर देखने जाना चाह रहा होता है तो याओ इसे थप्पड़ लगाती है और इसे कहती है कि तुम होश में आ जाओ, टू टाइमिंग तुम कर रहे थे मैं नहीं, तो इसलिए अब निकल जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि तुमने घर पे एक दूसरे मिस्ट्रेस को छुपा के रखी हो और मुझे देखने भी नहीं दे रही हो। तो याओ फिर जल्दी से पुलिस को कॉल करने लग जाती है और कहती है कि लगता है तुम यही चाहते हो। तो उसकी मॉम जल्दी से उसे रोकती है और कहने लगती है कि अगर जो तुमसे शादी करना नहीं चाह रहा होता ना तो मैं कब का वेवे की शादी से करवा देती, या फिर इन दोनों को गुस्से में अपने घर से बाहर निकाल देती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो फिर जो तो चिल्ला रहा होता है कि देखना तुम्हें रिग्रेट होगा। तो याओ मन में सोच रही होती है कि रिग्रेट तो मुझे पास्ट 17 सालों से हो रहा है, मुझे ये भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इसके ऊपर बिलीव भी क्यों करी। तभी वो जैसे अंदर आती है तो शैन उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें चुपके से ये सब सुनने में बहुत ही मज़ा आ रहा है लगता है। तो कहता है कि हाँ, टीवी सीरीज से भी ज़्यादा मज़ा, लेकिन बस तुम्हारी एक्टिंग में थोड़ी सी कमी थी, तुम्हें और गुस्से में थोड़ा बोलना चाहिए था डायलॉग को। या इस पर कुछ भी नहीं बोलती। तो शैन उससे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ तो तुम मेरी बात को सीरियस मत लो। फिर वो कहने लगती है कि मुझे अब इन 17 सालों में रियलाइज़ हो गया है कि मैं कितनी अकेली हूँ और मैं बस खड़े होकर उनके दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब 17 साल बाद रियलाइज़ हुआ है
कि वो लोग तो कब का जाग चुके थे और दरवाज़ा भी बंद कर चुके थे और मैं ही पागल थी जो उनका इंतज़ार में थी। वो सोचती है कि अगर उसकी शादी नहीं होगी तो वो लोग उसे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। फिर वो शेन से पूछती है कि तुमने जो मुझे डील का बोले थे वो अभी भी वैलिड है कि नहीं। तो कहता है कि ऑफ कोर्स है। तो याओ कहती है कि फिर हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। शेन कहता है कि ठीक है फिर आज से अब मैं बेड पे ही सोऊंगा। तो याओ मान जाती है। तो वो शौक होता है कि तुम इतनी जल्दी मान गई। तो वो कहती है कि लेकिन मैं यहाँ सोफ़ा पर रहूँगी। और फिर याओ सोच रही होती है कि इतने हैंडसम मैन को फेस करके वो थोड़ी सी पैनिक हो रही है। फिर यहाँ पे शेन कहता है कि कल ही सुबह हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। फिर नेक्स्ट डे दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर आ जाते हैं और याओ कहती है कि मैं जाके कुकिंग कर दूँ। फिर इतने में याओ के फ़ोन पर जो की कॉल आ रही होती है जो कि शेन उठा लेता है। तो जो से कॉल पर कह रहा होता है कि फाइनली तुमने मेरा कॉल उठा ली। तभी शेन उसे हेलो करता है। तो जो शॉक हो जाता है कि तुम कौन हो और याओ का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे। शेन कहता है कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले और वो कॉल कट कर देता है। तभी से विवे कहने लगती है कि सच में याओ अब लिमिट क्रॉस कर रही है, उसने कोई और मैन ढूंढ ली है एक्टिंग करने को। तो जो कहता है कि शायद अब वो सच में मुझे छोड़ रही है। फिर उससे कहती है कि फिक्र मत करो, देखो वो बस तुम्हारे साथ ज़िद्दी बन रही है और देखना वो ज़रूर मान जाएगी। तो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर इतने में वेवे को उसके टीचर का मैसेज आता है कि क्योंकि अब उसके पैर में चोट लग गई है तो वो लोग उसकी जगह किसी और सब्स्टिट्यूट डांसर को बुला रहे हैं। तो इससे तो बहुत गुस्सा आती है कि याओ की वजह से उसका इतना बड़ा मौका हाथ से चला गया। फिर ये गुस्से में सोच लेती है कि उससे तो मैं बदला लेके रहूँगी। तभी इसे अपसेट देखकर जो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो ये रोते हुए बताने लगती है कि डांस ट्रूप की तरफ से मुझे मैसेज आया था कि मुझे चेंज करके किसी और डांसर को रख लिया गया है। तो जो फिर उसे कहता है कि याओ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कहती है कि जाने दो, इसमें उसकी गलती नहीं है, मुझे उस दिनों से इतना इमोशनल नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उसे घर देने के लिए मान जाती तो ये सब नहीं होता। तो जो कहता है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो और उसे हक करता है। और यहाँ पर वे बस यही सोच रही होती है कि याओ मैं अब तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके रहूँगी। फिर हम देखते हैं शेन्या याओ के घर पे होता है और इसे कॉल पर पता लग रहा होता है कि जब से उसके चोट और डिसअपेरेंस की न्यूज़ लीक हुई है तब से उसके जो फोर्थ अंकल हैं वो बहुत सारे लोग को इकट्ठा कर रहे हैं और वो शायद तरीके देख रहे हैं पावर लेने के लिए। तो शेन कहता है कि लगता है फिर टाइम आ गया है उन्हें इस टाइम पर साथ में कैच करने का। फिर इतने में उसे यहाँ किचन में आवाज़ आती है तो वो जल्दी से याओ की केयर करते हुए आता है और कहता है कि संभाल के। और वो तारीफ़ करता है कि खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। याओ कहती है कि आप तुमने मुझे बचाओ इसलिए मैं तुम्हें आज डिनर की ट्रीट दे देती हूँ। शेन कहता है कि तुम मुझे खाने की ट्रीट में ये खिलाने वाली हो। तो याओ कहती है कि एक तो मैं तुम्हें फ्री में खिला रही हूँ उसमें खुश हो जाओ, अगर तुम्हें 5 स्टार वाला खाना खाना है तो लगता है तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। तो शेन कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दे रहा हूँ, ये समझ लो कि तुम मुझे खाना खिलाओगी और मुझे यहाँ पे रहने दोगी उसका भाड़ा। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है मास्टर फिर अब आप ऑर्डर करो, लेकिन मैं बता दूँ कि मैं सिर्फ 3 डिशेस ही पकाना चाहती हूँ। तो कहता है कि कौन सी डिशेस। तो याओ फिर तीनों का नाम बताती है और तीनों ही बॉइलिंग डिशेस होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ यानी बॉईल करना आता है, फिर आखिर तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है, तुम रहने तो मैं ही पका दूँ। तो वो शौक होती है कि तुम सच में कर लोगे। तो शेन उसके पास आके पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ट्राई करके दिखाऊँ। वो कहती है कि रहने दो, बस मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि मेरा शुगर डैडी मेरे लिए कुकिंग करने वाला है। फिर इतने में शेन का फ़ोन बज रहा होता है तो याओ कहती है कि मैं लेकर आती हूँ और जल्दी से उसे फ़ोन ला कर देती है। फिर कॉल पे बात करने के बाद शेन याओ से कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाहर खाने की ट्रीट दे रहा हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ पर। शेन कहता है कि मेरे घर पे। तो याओ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर चल रहे हो तो ये कोई फ्री का खाना नहीं होगा, तुम्हारा मुझे देने के लिए कोई टास्क ज़रूर होगा। तो कहता है कि तुम स्मार्ट हो। वो बताता है कि मेरे ओल्ड मैन ने मुझे घर पे सिर्फ नॉर्मल डिनर के लिए तो बुलाया नहीं होगा, मुझे यकीन है कि ये ज़रूर ब्लाइंड डेट वाला डिनर है। तो आज का तुम्हारा रोल होगा कि तुम्हें मेरी डोमिनेटिंग और स्पॉइल्ड वाइफ बनने का प्रिटेंड करना होगा। तो याओ खुश हो जाती है और कहती है कि अगर मैंने ये टास्क पूरा कर ली तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। याओ कहती है कि टास्क पूरा होने के बाद तुम मुझे बताना कि आखिर वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। शेन मान जाता है कि ठीक है हमारे बीच में डील है। तो फिर याओ खुश हो जाती है और कहती है कि फिर मैं जल्दी से जाके ड्रेसअप होकर आती हूँ, मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूँगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन अपने घर पे पहुँचता है और अपने ग्रैंडपा को हेलो बोलता है। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि वो उसे बहुत सारी ब्लाइंड डेट की लिस्ट पकड़ा रहे हैं जिसमें उनकी पूरी प्रोफाइल है।
तो वो लिस्ट चेक करे और अपने लिए एक लड़की डिसाइड करे कि उसे कौन पसंद है। वो सब रिच लड़कियों की लिस्ट है, उसे एक ना एक को तो चूज़ करनी होगा क्योंकि उसकी शादी डिले नहीं हो सकती है। और फिर यहाँ असिस्टेंट उसे वो सारी ब्लाइंड डेट की प्रोफाइल ला कर देता है। शेन कहता है कि ग्रैंडपा आप तो बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपनी वाइफ चुन चुका हूँ। और वो फिर यहाँ पर याओ को बुलवाता है, तो याओ फिर स्टाइल में आती है और जल्दी से शेन को पकड़ते हुए उसे हस्बैंड कहने लगती है। और फिर शेन उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये याओ है, मेरी वाइफ। तो याओ भी इन सभी को हेलो बोलने लगती है। तभी उसके ग्रैंडपा तो गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने ऐसे कैसे शादी का मजाक बना दिया, तुम बिना फैमिली को कंसल्ट करे ऐसे कैसे शादी कर सकते हो। शेन कहता है कि ये लगता है बहुत रिडिक्यूलस है, लेकिन आप लगता है भूल गए कि जब मेरी मॉम का फ्यूनरल था तो आप में से किसी ने भी फ्यूनरल को अटेंड नहीं किया था। तो क्या कभी इस बारे में किसी ने सोचा है? फिर ये सुनते के साथ ही याओ भी इमोशनल हो जाती है कि मैं भी अपने ग्रैंडमा का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि वेवे ने मुझे स्टोरेज रूम में लॉक कर दी थी। फिर वो तुरंत ही शेन से कहने लगती है कि मेरा शेन तो कितना बेचारा है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब से मैं तुमसे और प्यार करूँगी और मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो शेन याओ की बातें सुनकर रोने लग जाता है। इतने में फिर शेन की सिस्टर याओ से कहने लगती है कि तुम लू फैमिली की सेकंड डॉटर हो ना, मैंने तुम्हारी बारे में बड़ा सुनी हूँ, तुम्हारी रेपुटेशन बड़ी ख़राब है, तुमने अपनी सिस्टर को भी इमरजेंसी रूम में पहुंचा चुकी हो। तो याओ फिर शेन की सिस्टर के पास जाकर उसे डरा देती है। तो फिर अंकल भी चिल्लाने लगते हैं कि उसका कैसा बिहेवियर है, फिर तो वो उनकी फैमिली में शादी करके आने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली में ले जाने के लिए बड़ी खुश हूँ। तो शेन कहता है कि वाइफ फिर तो मैं भी चलने के लिए रेडी हूँ। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि ये कितनी बेकार बात बोल रहे हैं। तभी फिर आंटी भी कहने लग जाती है कि तुम एक आउटसाइडर होकर हमारी फैमिली के बीच में आकर ये सब नहीं बोल सकती हो। तो याओ शौक होकर कहती है कि आपने मुझे आउटसाइडर कहा, कोई बात नहीं, मैं एक ना एक दिन तो इस फैमिली की हो ही जाऊंगी, है ना। फिर वो शेन की सिस्टर के बारे में पूछने लगती है कि ये तुम्हारी सिस्टर है। तो शेन बताता है कि मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे पैदा करी है और मेरे कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं है। तो याओ कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे क्लियरली क्यों नहीं एक्सप्लेन करे। तो शेन कहता है कि अरे ये मेरे फोर्थ अंकल की नाजायज़ बेटी है, तो अब मैं इसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो नहीं करते बैठूंगा ना। तो जू कहने लग जाती है कि ब्रदर आखिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो याओ गुस्से में इसके पैर पे कप फेंक देती है। तो आंटी को भी गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो रही है ओल्ड मैन के सामने ऐसी हरकत करने की। और फिर याओ इन लोग की कंप्लेन करते हुए शेन से खुद ही रोने का नाटक करने लग जाती है। तो शेन कहता है कि ग्रैंडपा आप लोग को समझना चाहिए, मेरी वाइफ थोड़ी सी जिद्दी है, तो आप लोग को थोड़ा सहके लेना चाहिए। फिर यहाँ गुस्से में ग्रैंडपा बीमार होने लग जाते हैं, तो सभी उनकी केयर करने लगते हैं। और यहाँ पर याओ शेन से पूछती है कि मेरी एक्टिंग कैसी थी, कोई मार्क्स दो। तो फिर वो कहता है कि फुल मार्क्स दे रहा हूँ मैं, बस अब कंटिन्यू रखो। तभी अंकल चिल्लाने लगते हैं कि तुम एल्डर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, कितनी ज़्यादा रूड हो तुम। तो आंटी बताने लगती है कि इसकी अपनी फैमिली में भी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि इसकी अपब्रिंगिंग ही अच्छी नहीं है, और सुना है कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छी तो इसकी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। तो यह कहने लगती है कि बात तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कही कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी कोई तमीज़ नहीं सिखाया क्योंकि उनके पास ना आँख ही है ना दिल है। और मुझे ऐसा लगता है कि शेन भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, तो लगता है आप लोगों ने इसे भी कुछ भी नहीं सिखाया। तभी अंकल कहने लगते हैं कि इतना भी ज़्यादा उड़ो मत, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को तो मैं अपनी मुट्ठी के नीचे इजीली मसल सकता हूँ, तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर याओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप सच में ऐसा कर दोगे, फिर तो कितना अच्छा है, मैं तो यही चाहती हूँ, आप तो कितने अच्छे हैं जो मेरा रिवेंज लेंगे, मैं तो अभी से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तभी जल्दी से शेन उसका मुँह पे हाथ रखता है और कहने लगता है कि आप गुस्सा मत होना, मेरी याओ बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो उसका कुछ गलत इरादा नहीं था ऐसा बोलने का। और वो फिर याओ को समझाता है कि वो व्हीलचेयर वाले मेरे जो मास्टर है उनका पैर ऐसी ख़राब है, तुम ज़्यादा उन्हें हर्ट कर दोगी तो उनका दिल भी ख़राब हो जाएगा और फिर स्टेप मदर तो कितनी गुस्सा हो जाएंगी। तो वो दोनों फिर गुस्से में चले जाते हैं और यहाँ पर फिर ग्रैंडपा इस बारे में सोच रहे होते हैं कि इस जैसी लड़की को वो अपनी फैमिली में आने नहीं दे सकते, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। फिर वो शेन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है।
फिर शेन जाने से पहले अपनी उस स्टेप सिस्टर को देखने लगता है और याओ को कुछ कहने जा रहा होता है। तो याओ कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूँगी, तो तुम बेफिक्र रहो। तो फिर वो खुश होकर जाता है। फिर यहाँ रूम में लाने के बाद ग्रैंडपा इस बारे में शेन से बात करते हैं कि तुमने जिस लड़की को घर लेकर आए हो, क्या तुम उसके लिए सच में सीरियस हो? शेन कहता है कि ऑफ कोर्स। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी के हिसाब से तुम्हें कोई भी रिच फैमिली की लड़की मिल सकती थी, तो भी आखिर तुमने उस ऑर्फन लड़की को क्यों चुना है? तो वो कहता है कि अच्छा, वो एक ऑर्फन है तो मैं तो एक अनलकी हूँ ना, आप लोग तो मुझे यही बोलते थे, तो फिर मैं और वो एक परफेक्ट मैच हुए ना। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझे उस बात के लिए हेट करते हो? तो शेन फिर पास्ट की चीज़ें सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था तभी उसके डैड ने घर पे एक दूसरी वुमेन को लेकर आ गए थे और वो उसे और उसकी मॉम को बुली कर रही थी और पूरे घर वाले मिलकर बस देख रहे थे, इवन उसके ग्रैंडपा तक। और उन लोगों ने उसे और उसकी मॉम दोनों को ही विलेज में फेंक दिए थे रहने को। और फिर एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो क्योंकि वो उनकी फैमिली का खून है, इसलिए उन लोगों ने उसे घर लेकर आ गए। वो सोचता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि मैं इनके लिए ग्रेटफुल होऊंगा। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम इस हद तक जाओगे? ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि मेरे पास जो भी शेयर्स है मैंने वो अभी तक तुम्हें दिया नहीं हूँ, तो तुम्हें डरना चाहिए कि वो मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। तो फिर शेन कहता है कि 3 सालों से कंपनी मेरे अंडर में, तो आपको लगता है कि वो जो थोड़े से शेयर्स आपके पास है उनसे मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट होगा? तो फिर उसके ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि अगर तुमने सच में उस लड़की से शादी करने का सोचो तो क्या तुमने कभी इस बारे में सोचो कि वो तुम्हारा ये रूथलेस और एरोगेंट बिहेवियर एक्सेप्ट कर पाएगी? शेन कहता है कि ऑफ कोर्स वो कर पाएगी, उसके पास भी मेरी तरह कोई नहीं है और वो और मैं बिल्कुल सेम है, दोनों ही बिल्कुल अकेले। तो ग्रैंडपा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है तो उसके ग्रैंडपा को तो बस गुस्सा आ रही होती है। फिर शेन जब लिविंग रूम में आता है तो वो अपनी स्टेप सिस्टर और याओ को बातें करते हुए सुनता है। याओ से कह रही होती है कि मैं शेन का ही साइड लूँगी। तो फिर उसकी स्टेप सिस्टर बोल रही होती है कि लेकिन अगर शेन कुछ गलत करेगा तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना। तो याओ कहती है कि शेन जो भी करेगा वो सही होगा और इसलिए मैं उसकी साइड पर होंगी और उसे अनकंडीशनली सपोर्ट करूँगी। तो फिर तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि फिर तो तुम जैसी जो बेदिमाग होती है, प्यार में पागल होती है, उसको मैं नहीं समझा सकती। फिर इतने में शेन को देखकर याओ कहती है कि हस्बैंड तुम्हें आने में इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया? तो वो पूछता है कि इस सिस्टर ने तुम्हें बुली तो नहीं करी थी ना? तो याओ कहती है कि ये इतनी ज़्यादा वीक है तो ये तो तुम बोलो भी मत। शेन कहता है कि चलो चलते हैं। तो याओ कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे फ्री में अच्छा खाना खिलाने वाले हो। तो कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। तो फिर वो खुशी खुशी जाती है। फिर डिनर के बाद दोनों घर आ जाते हैं और याओ कहने लगती है कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो तुम मुझे वापस से टास्क के लिए ज़रूर लेके चलना, मैं उस बार भी अच्छा करूँगी, तो मुझे अच्छा खाना खिलाने वापस लेके चलना। तो वो कहता है कि तुम टास्क नहीं भी करोगी तो भी मैं तुम्हें खाना खिलाने लेकर चल सकता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे चल सकता है, मैं फ्री का नहीं खाऊंगी, वैसे भी कभी हमारे बीच की डील ख़त्म हो गई तो फिर वो बताने लगता है कि अभी तो उसे उसके साथ बहुत सारे टास्क करने, काफ़ी सारी जगह चलनी है और भी सारे कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि ये उसकी जॉब का पार्ट होगा। तो वो मान जाती है कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँगी। फिर इतने में उसके फ़ोन पर कोई मैसेज आया होता है जिसे देखकर वो अपसेट हो जाती है। तो शेन कहता है कि क्या हुआ? तो वो सब अपना फ़ोन दिखाती है। शेन कहता है कि यानी कल तुम्हारा बर्थडे है। तो फिर वो बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब भी से ही मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दी थी। फिर शेन याओ से पूछता है कि उसकी फैमिली जो उसको बुला रहे हैं तो क्या वो जाने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ की डैड और जो इंतज़ार कर रहे होते हैं और जो यही टेंशन ले रहा होता है कि क्या सच में याओ के पास कोई दूसरा मैन होगा और वो उसके लिए उसे छोड़ रही है। फिर तभी इतने में यहाँ पर याओ पहुँच जाती है तो उसके डैड बताने लगते हैं कि अंदर गेस्ट इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलो। और फिर जो जल्दी से याओ से कहने लगता है कि उसने उसकी पसंद का डेजर्ट बनवाया है। तो याओ कहती है कि तुम ऐसे मत प्रिटेंड करो जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं है, अब हमारे बीच में ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, समझ गए? जो कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, हमारे इतने साल का रिलेशनशिप ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। फिर इतने में जो को वेवे की कॉल आती है तो वो साइड में जाता है उससे बात करने के लिए। वो उससे बताती है कि मैं वेयर हाउस में लॉक हो गई हूँ और यहाँ पर पूरा अंधेरा है। तो जो कहता है कि मैं अभी आता हूँ और वो चला जाता है। तो याओ ये सब देखते हुए सोचती है कि शेन ने तो सब कुछ अच्छा इंतज़ाम कर दिया, फिर तो मुझे बस आज का अच्छे से शो देखना है। फिर याओ अपने डैड से ब्रेसलेट मांगने लगती है तो वो कहते हैं कि पार्टी के बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें खुद दे देंगी। तो याओ कहती है कि नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है।
वो कहती है कि फिर आप मेरे सामने ये बटलर को दो ताकि मुझे ट्रस्ट हो कि आपने सच में लेकर आए हो और बाद में मुझे ये मिल जाएगा। तो फिर उसके डैड उसे दिखाकर फिर बटलर को दे देते हैं और कहते हैं कि अब तो ट्रस्ट आ गया ना। और फिर याओ पीछे हाथ करके शेन को इशारा कर देती है और स्माइल करते हुए अंदर जाती है। फिर यहाँ शेन के गार्ड्स बटलर को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर याओ जैसी पार्टी में पहुंचती है तो सारे गेस्ट उसे देखते रह जाते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर याओ के डैड स्टेज पर उसकी और जो की एंगेजमेंट अनाउंस कर रहे होते हैं कि उन दोनों की फैमिलीज के बीच की जो फ्रेंडशिप है अब वो शादी में बदलने वाली है। और वो जो और याओ की फ़ोटोज़ को सभी को स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं। तो सभी इस कपल की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं। और फिर याओ और जो की फ़ोटो के बाद स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें जो वेवे से मिलने गया होता है और उसे कह रहा होता है कि वो उससे प्यार करता है और दोनों फिर किस कर रहे होते हैं। ये वीडियो देखकर सारे लोग शॉक होते हैं कि चल क्या रहा है। जल्दी से फिर डैड इस वीडियो को बंद करवा देते हैं और कहने लगते हैं कि ये गलती से वीडियो प्ले हो गया। और जल्दी से याओ की मॉम और डैड इस बारे में सभी को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, ये बस रूमर्स है। और वो लोग यही बता रहे होते हैं कि जो तो उनकी बेटी याओ को ही पसंद करता है। तभी याओ यहाँ ये सब देख रही होती है कि कैसे उसके मॉम डैड जब ये प्रॉब्लम्स कुछ भी आती है तो उसी के ऊपर ही सब डाल देते हैं और किसी को भी उसकी परवाह है ही नहीं। वो लोग बस उसे यूज़ करके रख रहे हैं और उन लोगों ने उल्टा उसे छोड़ ही चुके हैं। फिर इतने में जो जैसी पार्टी में पहुंचता है तो याओ से ब्रदर इन लॉ कहने लगती है। तो कहता है कि तुम मुझे क्या बुला रही हो। तब यहाँ पर जो के मॉम डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी हो और अब तो तुमने जो हरकत कर रहे हो उसमें तो याओ बे तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। और उसके डैड उसे बताते हैं कि जो वो वेयर हाउस में वेवे से मिलने गया था वो वीडियो लाइव स्ट्रीम में प्ले हुई थी और सब लोग ने वो हरकत देख ली है। तो जो शॉक हो जाता है और याओ उसे कहने लगता है कि तुम पहले मेरी बात सुनो। तो याओ कहती है कि ब्रदर इन लॉ अब तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगी। तो वो फिर उसे सॉरी बोलता है। यह कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी कि तुमने हमारी बीच की जो चीज़ है उसको क्लियर कर दी। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। क्या वो यहाँ से जाने लगती है तो वेवे को खुशी हो रही होती है कि आज तुमने देख ली होगी कि तुम्हारा जो 17 सालों का प्यार था उसने भी तुम्हें छोड़ दिया और वो मुझे पसंद करता है। फिर यहाँ पर जो के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और सभी को सॉरी कहने लगते हैं कि यहाँ पर आकर उनका टाइम वेस्ट हो गया। वो लोग को थैंक यू बोलते हैं कि अब वो लोग जा सकते हैं। पर तभी इतने में पार्टी में शेन की आवाज़ आती है। वो सभी से कहता है कि बर्थडे पार्टी तो अभी शुरू हुई है तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी आवाज़ सुनकर या तो खुश जाती है और फिर शेन जैसे यहाँ पर आता है तो सारे लोग उसे ही देखने लग जाते हैं कि ये तो लू फैमिली का हेड है ना। फिर जैसे ही याओ शेन की तरफ बढ़ रही होती है तो फिर सो जल्दी से उसे रोकने लगता है। तो वो उसके पैर में किक करके यहाँ पर शेन के पास आई जाती है और उसे पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। तो शेन बताता है कि वाइफ मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट की तैयारी कर रहा था। वो उसकी मॉम डैड से पूछने लगता है कि वैसे ये तो मेरी वाइफ की बर्थडे पार्टी थी ना, तो ये कहाँ से आपकी अडॉप्टेड बेटी की इंगेजमेंट पार्टी बन गई, वो भी कैंसल इंगेजमेंट पार्टी। तो सारे गेस्ट ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि वाइफ कि मिस्टर लू की वाइफ है। तभी शान इन लोग का अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाकर ये प्रूव कर देता है कि वो सच में उसकी वाइफ है। तो याओ के मॉम डैड को तो काफ़ी शौक लगता है और वेवे को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर वो उसके मॉम डैड से कहता है कि आप लोगों ने याओ के लिए केक भी नहीं मंगवाया। तो फिर वो बहाने करने लगती है कि वो लोग अभी मंगवा देंगे। तो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी वाइफ के लिए ऑलरेडी सारा इंतज़ाम कर दिया हूँ। फिर वो केक मंगवाता है और याओ को विश करने बोलता है। फिर वो उसके पेरेंट्स से पूछता है कि आप लोगों ने इसे क्या बर्थडे गिफ्ट देने का सोचा है। तभी याओ बताती है कि असल में मेरी मॉम ने मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट करने का सोचा है जो कि मेरी ग्रैंड माँ मुझे देना चाहती थी, तो उन्होंने आज के दिन ही मुझे देने का डिसाइड किया है। तो शेन अपने गार्ड्स को बोलकर उस बटलर को यहाँ पे बुलवाता है और फिर ये ब्रेसलेट जैसे ही वो याओ को देने जा रहा होता है तो उसके मॉम डैड यहाँ पर बहाना करने लगते हैं कि वो लोग आज उसे बर्थडे गिफ्ट में ये नहीं बल्कि कुछ और देना चाहते हैं। तो याओ फिर उनसे सभी के सामने क्वेश्चन करने लगती है कि उसकी ग्रैंड माँ के पास 2 ब्रेसलेट था जो कि एक वो उसके लिए और दूसरा उसकी कज़िन वेवे के लिए छोड़ कर गई थी। तो वेवे को तो उन लोगों ने पहले दे दिए लेकिन उसका आज तक नहीं दिए। वो ऐसा पूछती है कि ऐसा उन लोगों ने क्यों करे। तो फिर वो लोग यहाँ पर बहाना करने लगते हैं कि हम आज तुम्हें देने ही वाले थे, ये लो। फिर वो लोग को देना ही पड़ता है। और याओ के डैड फिर यहाँ पर उसकी मॉम से डिस्कस करने लगते हैं कि अब याओ की शादी इतने रिच बंदे और इतने पावरफुल बंदे मिस्टर लू के साथ हो गई है, तो हमें याओ के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर लेना चाहिए, तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। फिर मॉम तुरंत ही याओ से बात करने जाती है और कहने लगती है कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है।
तो याओ कहती है कि अब आप लोग एक्टिंग तो करो ही मत। और फिर याओ सारे गेस्ट से कहती है कि आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी, और वो अपनी इस फैमिली के साथ अपने रिश्ते कट कर लेती है और सभी को बता देती है कि आज तक उन लोगों ने तो कभी उसे अपनी बेटी मानी नहीं, तो अब वो फाइनली ये रिश्ता ख़त्म कर रही है। और फिर शेन भी याओ के साथ उसके फैमिली को बातें सुनाने के बाद उसे यहाँ से पार्टी से लेकर आ जाता है बाहर, और फिर वो उसे एक न्यू विला में लेकर आता है और कहता है कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए लिया हूँ। याओ कहने लगती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, वो भी इतना बड़ा। तो फिर वो कहता है कि वाइफ ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें और भी दिला सकता हूँ और तुम ये डिजर्व करती हो। वो कह रहा होता है कि ऐसे वो उसे और दिला सकते हैं तो उसे बिना फिक्र करे इसे ले लेना चाहिए। दूसरी ओर हम याओ के मॉम डैड को देखते हैं जो कि आपस में प्लान कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके याओ को अपनी तरफ करना ही होगा, तभी उन्हें लू फैमिली का फ़ायदा मिलेगा। और वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि ऐसे तो वो आएगी नहीं, लेकिन कल वेवे की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है तो उसे आना ही होगा। वेवे भी ये सब सुन रही होती है और वो बस प्लान कर रही होती है कि कल अब वो याओ को सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ शेन तो याओ को बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दे रहा होता है और वो ये सारे महंगे महंगे पर्स लेकर खुश हो रही होती है। फिर इतने में उसे अपने डैड का मैसेज आ जाता है कि उसे कल अपने घर जाना ही होगा अपनी आंटी की डेथ एनिवर्सरी पर। फिर वो उन लोग के घर पहुंच जाती है। ये लोग घर से निकलने वाले होते हैं तभी वे बहाना करती है कि रूम में से कोई चीज़ लेनी थी तो या तुम मेरे साथ चलो, और वो वहाँ अपनी मॉम की फ़ोटो दिखाते हुए उसे याद दिलाने लगती है, ये तुम्हें याद है ना, आज ही के दिन तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी। तो याओ याद करने लगती है कि असल में इसकी मॉम ही उसे उसके बर्थडे वाले दिन बाहर लेकर गई थी और उन्होंने उसे वेट करने बोली थी कि वो अभी आएंगी, और तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। और फिर उसके बाद याओ के मॉम डैड वहाँ पर वेवे को लेकर पहुँचे थे और उन लोगों ने याओ को थप्पड़ मारकर चिल्लाए थे कि वो घर से क्यों भाग गई थी, उसकी वजह से उसकी आंटी की मौत हुई है, यानी कि वेवे की मॉम की। तो वो लोग तभी से उसे ब्लेम करते आ गए। याओ तो सोचती है कि लेकिन वो तो कोई घर से भागी ही नहीं थी, पर पता नहीं आखिर उसके मॉम डैड उस पर हमेशा यही इल्ज़ाम क्यों लगाते। वो इस बारे में का सच अभी भी नहीं जानती है और यहाँ वेवे उसके सामने अपनी मॉम की फ़ोटो निकाल कर उसे चाकू से फाड़ने लग जाती है और उसे नीचे फेंक देती है। तो वेवे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी याओ यहाँ चिल्लाने का रोने का नाटक करती है तो याओ के मॉम डैड आ जाते हैं और वेवे उन्हें बताती है कि याओ ने उसकी मॉम की फ़ोटो ख़राब कर दी है। तो फिर यहाँ पर याओ के मॉम डैड उसे गुस्से में थप्पड़ लगाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसे अभी वेवे से माफ़ी मांगना पड़ेगा। याओ कहने भी लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करी और वेवे ने अपनी मॉम की फ़ोटो खुद फाड़ी है, तो भी वो लोग यकीन नहीं करते और उसे चिल्लाते हैं। और फिर वेवे याओ को मारते हुए अपनी मॉम के ग्रेव के पास ले आती है और इससे वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जो उसने करी है उसका भरपाया तो उसे करना ही होगा। याओ को भी गुस्सा आ जाती है तो वो वेवे का गला पकड़ लेती है और तभी इतने में याओ के डैड वेवे को बचाने के लिए याओ को ही धकेल देते हैं और उसके सर में चोट भी लग जाती है और ये पूरी फैमिली उसे छोड़कर चले जाते हैं। याओ के सर में चोट लगती है तो वो बेहोश होने लगती है और तभी इतने में यहाँ पर जो भी आया होता है, पर वो भी याओ को छोड़कर चले जाता है और वो लोग मज़े में अपना घर चले जाते हैं। और यहाँ पर याओ काफ़ी देर तक यहीं पड़ी रहती है। उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो उठ कर जा रही होती है और तभी टाइम पर यहाँ शेन उसे पिक करने पहुँच जाता है और फिर वो यहाँ से याओ को उठाकर लेकर जाता है। दोनों जब कार से जा रहे होते हैं तो याओ को फिर रोना आ रहा होता है और वो शेन से कहती है कि वो उसके शोल्डर पर सर रखना चाहती है, तो क्या वो थोड़ी देर के लिए उसे अपना शोल्डर देगा। तो फिर वो तुरंत ही उसका सर रखता है। यहाँ पर याओ खुश होती है कि ये रिलेशनशिप इतना भी बुरा नहीं है। फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं और शेन ने याओ के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा डिशेस पकाया होता है, जिसे देखकर याओ सोच रही होती है कि वो उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है और ऐसे कहीं वो उसे पसंद न करने लग जाए। फिर इसके बाद वो उसके लिए बर्थडे केक भी लेकर आता है और याओ का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसे विश भी मांगने के लिए बोलता है और फिर उसके बर्थडे गिफ्ट में वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि वो उसे पहना देता है। तभी याओ उसे पूछती है कि वो उसके साथ इतना अच्छे से तो क्या वो हमेशा ऐसे रहेगा। तो शेन उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगा। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है तो याओ फिर उसे किस करने लग जाती है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि याओ को शेन की आवाज़ आती है जो कि नींद में कह रहा होता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा। तभी उसकी आवाज़ से वो जाग जाती है और सोचती है कि वो इतना कोल्ड बनता है लेकिन अंदर से वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन है। फिर नेक्स्ट सीन में याओ को वेवे का मैसेज आता है, वो उसे अपना डांस कंपटीशन देखने के लिए बुला रही होती है। तो याओ इस मैसेज के बारे में शेन को भी बताती है और इसके बाद ये लोग फिर डांस कंपटीशन देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर वेवे बड़ी खुश हो रही होती है याओ को अपना डांस सिखाकर
क्योंकि डांसर बनना याओ का सपना था, जो कि उसने उसका एक्सीडेंट करके उसके पैर में चोट पहुंचा दी थी और उसका सपना तोड़ दी थी। लेकिन यहाँ पर वेवे का प्लान खराब हो जाता है। वो ये कंपटीशन जो कि जीतने का प्लान बनाई होती है, उसमें उल्टा पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जाती है कि उसने डांस कंपटीशन का जो फुल डांस है वो चोरी करी है और अब वो एक कॉपी कैट बन गई है। उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है तो पुलिस उसे लेके जा रहे होते हैं और यहाँ पर याओ उसे कार में बैठ के देख रही होती है तो विवे को बहुत गुस्सा आती है और इसके पीछे याओ का ही हाथ होता है तो उसे तो बहुत खुशी मिलती है। घर आने के बाद वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है खुशी के मारे और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और यहाँ पर शेन के सामने फ्लावर लेकर उसमें से पेटल्स तोड़ते हुए उससे पूछ होती है कि अगर पेटल आया कि वो उसे किस करे तो फिर वो करेगी। तो शेन यहाँ पर सारी पेटल्स को तोड़ देता है और उसे किस करता है। मॉर्निंग में जैसे यहाँ पर याओ की नींद खुलती है तो वो शौक होती है कि कल रात वो इतनी ड्रंक हो गई थी। वो तुरंत ही उठकर जाने लगती है तो शेन उसे रोकता है कि कल रात तो वो इतनी इजीली ड्रंक हो गई थी। फिर वो उसे बहुत टीज करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन के मॉम डैडी यहाँ घर पे उससे मिलने आए होते हैं उससे इस बारे में बात करने के लिए कि वो वेवे को जेल से छुड़ाने में उनकी मदद करे। तो याओ यहाँ पर कंपनी और शेयर्स के रिलेटेड कुछ शर्तें रखती है जो कि वो लोग उसे देने के लिए मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ वेवे के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और इससे उसे कुछ चीज़ें पता लगती है वेवे के बारे में कि असल में वेवे की जो मॉम की मौत हुई थी वो असल में उनकी खुद की प्लानिंग थी। वो अपनी बेटी की लाइफ बनाने के लिए झूठा रोड एक्सीडेंट का नाटक करी थी ताकि याओ के ऊपर इल्ज़ाम लगा सके और उसके मॉम डैड उसे चिढ़कर उसकी बेटी को पाल सके। और वेवे भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। याओ ये सब सुनकर शॉक होती है और वो बेहोश होने लगती है तो यहाँ से शेन उसे उठाकर सीधा घर लेकर जाता है। फिर याओ को घर पे रोना आ रहा होता है कि अगर वो माँ बेटी की सारी ये सब प्लानिंग थी तो यानी उसने ये 10 सालों से झेली है वो सब क्या, उसे तो वो लोग ने फूल बनाया। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम रो मत, मैं तुम्हारा उन लोगों से बदला लूँगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर वो उसे काफ़ी कंसोल करता है और फिर उसे अच्छे से सुला देता है। फिर मॉर्निंग में शेन याओ को ब्रेकफास्ट देता है और इसे बताता है कि विवे की मॉम की मौत के बारे में सारे एविडेंस मिल गए कि असल में उन्हें कैंसर थी और ये सारी रिपोर्ट्स भी है। तो अब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है। फिर याओ कहती है कि वो विवे से मिलने जाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि याओ यहाँ अपने घर के सामने पहुँचती है विवे से मिलने के लिए और उसे बताती है कि वो उसकी और उसकी मॉम की सारी असलियत जान गई है। तो वेवे को शौक लगता है कि वो ही क्या बोल रही है। तो फिर यहाँ पर वो सारे पेपर्स वगैरह फेंक देती है। तो वेवे जब ये पेपर देखती है तो उसे पता लगता है कि ये तो उसकी मॉम की कैंसर की रिपोर्ट है, यानी वो सब जान गई है। फिर यहाँ से याओ से कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है और अपना कार में बैठ कर चली जाती है। फिर याओ की मॉम वेवे को पिक करने के लिए बाहर आती है तो वेवे जल्दी से वो रिपोर्ट को मोड़ के फेंक देती है। और फिर वेवे तो यहाँ खुश हो रही होती है कि कम से कम उसने याओ के मॉम डैड को अपनी तरफ करके रखी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ और शेन साथ में बैठ पर होते हैं। तभी इतने में शेन को कॉल आती है कि उसे कल अपने ग्रैंडपा के घर जाना होगा। तो वो याओ को बताता है कि उसे भी साथ चलना होगा। नेक्स्ट डे लोग जब ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ग्रैंडपा अचानक से बीमार हो जाते हैं। तो शेन को भी और पूरी फैमिली को उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और याओ को वो कहते हुए जाता है कि वो यहाँ पर ही वेट करे, वो जल्दी आएगा। पर याओ तो फिर यहाँ बेहोश हो जाती है और उसे शेन की आंटी ने अपने पास बुलाई होती है। और फिर यह आंटी इस बारे में याओ को बताती है कि वो उसे और शेन दोनों को ही नहीं छोड़ेंगी। वो शेन की और अपनी पुरानी दुश्मनी बताती है कि असल में उसकी मॉम के साथ उन्होंने क्या क्या करी थी। उन्होंने जो उसकी मॉम को टॉर्चर करी है इसी वजह से शेन उनसे नफरत भी करता है। और आंटी असल में ये सब जानबूझ के कर रही थी क्योंकि उनका खुद का बेटा मर गया था और इसलिए वो शेन की मॉम और उससे बहुत ज़्यादा जेलस थी। अब यहाँ पर याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें धमकी देकर पूछती है कि उन्होंने शेन को कहाँ पे छुपा के रखी है। तो मरने के नाम से डर कर फिर ये बता देती है और फिर याओ शेन को ढूंढते हुए यहाँ रूम तक आ जाती है जहाँ पर वो काफ़ी चोट लगी हालत में होता है। वो जल्दी से उसे हक करके रोने लग जाती है और कहती है कि वो अब आ गई है और अब उसे कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो उसे कंफर्ट करके यहाँ से लेकर जाती है और यहाँ आंटी को तो बहुत गुस्सा आता है कि वो लोग कैसे बचकर चले गए। फिर मॉर्निंग में शेन याओ को उठाने आता है और इसे स्ट्रॉबेरी खिलाते हुए उसे टीज भी कर रहा होता है। फिर इसके बाद शेन और याओ ने बेबी की सारी पोल खोलने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि याओ के मॉम डैड को अब बेबी की सारी असलियत पता लगे। यहाँ पर ये लोग पार्टी में पहुँचते हैं, वो भी सारे प्रूफ के साथ कि जो बेबी की मॉम थी वो असल में प्लानिंग करके मरी थी और असल में उन्हें खुद ही कैंसर की बीमारी थी।
यहाँ पर डॉक्टर की वीडियो भी चलती है, जो कि डॉक्टर खुद इन लोग को बता रहा होता है कि यही बात सच है। और साथ में यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह भी होती है, जिसे देखने के बाद याओ के मॉम डैड को बिलीव करना ही पड़ता है और वो लोग यहाँ रोने लग जाते हैं कि यानी वेवे और उसकी मॉम ने मिलकर उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी बेटी की ज़िंदगी बनाने के लिए, और इन लोगों ने वेवे को इतने अच्छे से पाले और याओ की लाइफ बर्बाद कर दी। उन्हें अब रिग्रेट हो रहा होता है, पर याओ कहती है कि अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है और वो यहाँ से शेन के साथ चली जाती है। फिर याओ की मॉम यहाँ पर गुस्से में वेवे की मॉम की फ़ोटो को चाकू से मारने लगती है, तो वेवे उनसे रोते हुए कह रही है कि वो लोग इतना भी उनसे गुस्सा ना करें। तो याओ की मॉम का गुस्से में गलती से वेवे को चाकू लग जाता है और उसे चोट लगते हुए देखकर फिर वो खुद डर जाती है और उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं। पर वेवे अभी भी हार नहीं मानती है। वो हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद जाके जो से मिलती है और जो और वो दोनों विलेन की जोड़ी बनकर यहाँ पे प्लानिंग वगैरह करते हैं। और जब दोनों की शादी वाला दिन होता है तो इस दिन याओ और शेन फिर पहुँच जाते हैं और वेवे की एक और पोल खोलते हैं कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भी जो प्लानिंग करी थी वो काम के बारे में अब सबको पता लग गया है। और यहाँ पर वो याओ के मॉम डैड को हेल्प करने बोलती है, तो वो लोग भी नहीं मानते और कह देते हैं कि अब वो उन लोग की कोई भी नहीं है। फाइनली अब याओ को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और इस बार उसे अच्छी खासी जेल हो जाती है। और फिर याओ और शेन अपने यहाँ से चले जाते हैं कि उन लोग का बदला पूरा हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि याओ डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है और वो इतना अच्छा डांस करती है और ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है। शेन भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो स्टेज पर आता है उसे सभी के सामने प्रपोज करने के लिए। तो फिर याओ भी उसे हाँ बोलती है और दोनों अपनी शुरू से लव स्टोरी को याद कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।